Assalamu alaikum. In last video lecture we have started gluconeogenesis और इसमें हमने क्या देखा था कि पायरुवेट से ग्लूकोज किस तरह बनेगा। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उन रिएक्शन के बजाय कौन से रिएक्शंस होंगे, कौन से मॉलिक्यूल्स बीच में बनेंगे और फिर किस तरह साइकिल ये चेन दोबारा से कंटिन्यू रहेगी और ग्लूकोज बनाएगी। तो पायरुवेट जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी और एटीपी के साथ एक कोएंजाइम बायोटिन भी होगा हमारे पास, ये एक विटामिन भी है। और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में पायरुवेट कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसीटेट में। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। फॉस्फेट ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है और बाइकार्बोनेट और पायरुवेट से क्या बन रहा है, ऑक्जेलो एसीटेट। अब ये ऑक्जेलो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ जीटीपी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करेगा, जीटीपी कन्वर्ट होगा जीडीपी में, जैसे एटीपी कन्वर्ट हो रहा है एडीपी में। इसी तरह ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट में ये कन्वर्ट होगा जीटीपी और ऑक्जेलो एसीटेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना देगा। कैसे, कौन सा एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, पीईपी कार्बोक्सिक काइनेस, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिक काइनेस। अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट दोबारा से जो ग्लाइकोलाइसिस में रिवर्सिबल रिएक्शंस थे उन रिएक्शंस के थ्रू ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाएगा। अब अल्टरनेटिव पाथ्स फ्रॉम पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। व्हेन पायरुवेट इज द प्रिकर्सर, अगर प्रिकर्सर पायरुवेट है तो सबसे पहले, जैसे कि हमें पता है ग्लाइकोलिसिस का जो पूरा प्रोसेस होता है वो साइटोसोल में होता है, वहाँ पे पायरुवेट बन गया। अब ये पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होना पड़ेगा क्योंकि ऑक्जिलेट की फॉर्मेशन करवानी है। विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जिलेट हम फॉस्फोइनोल पायरुवेट नहीं बना सकते। तो इसकी फॉर्मेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट जाएगा और वहाँ पे वही प्रोसेसेस होंगे जो हम पीछे देख कर आए हैं। पायरुवेट ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज होगा, इसके बाद NADH प्लस H NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होके और माइटोकॉन्ड्रियल मेल्टेस डिहाइड्रोजिनेस माइटोकॉन्ड्रियल मेलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा और ऑक्जिलेट से मेलेट की कन्वर्जन करवा देगा। अब ये मेलेट फिर से साइटोसोल में रिलीज़ हो जाएगा और वहाँ दोबारा से NAD पॉजिटिव, अब यहाँ पे क्या होगा, NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होगा NADH प्लस H में और एंजाइम कौन सा है, साइटोसोलिक मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। ये साइटोसोलिक एंजाइम और ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम दोबारा से मेलेट ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ से ऑक्जेलो एसीटेट इसी तरह इसी फॉर्म में रिलीज़ नहीं हो सकता माइटोकॉन्ड्रिया से, इसलिए पहले ये मेलेट में कन्वर्ट हुआ। अब मेलेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा। और अगर हमारे पास लेक्टेट है, when lactate is the precursor because cytosolic NADH is generated in the lactate dehydrogenase reaction। लेक्टेट है तो लेक्टेट से पायरुवेट बनाने के लिए हमें NADH चाहिए, इसकी जनरेशन होगी यहाँ पे लेक्टेट की प्रेजेंस में NAD पॉजिटिव आएगा और NADH प्लस H में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम कौन सा एंजाइम ये रिएक्शन करवाएगा, लेक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, इसको लेक्टेट की डिहाइड्रोजिनेशन करवाएगा। जो ये H निकलते हैं वो यहाँ जाके ऐड हो जाते हैं इन मॉलिक्यूल्स के साथ। यहाँ पे भी इसी तरह हो रहा है, जहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेस लिखा हुआ है यानी वो डिहाइड्रेशन करवा रहा है मॉलिक्यूल की और वो हाइड्रोजन कहाँ जाके ऐड हो जाएगा फिर ये NAD पॉजिटिव के साथ, और इसी का उलट भी होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ होगा तो यहाँ इन कंपाउंड के साथ जाके ऐड हो जाएगा, ऐसे भी होता है। तो लेक्टेट से पायरुवेट बन जाएगा, पायरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होगा, यहाँ से ऑक्जिलेट बनेगा और ऑक्जिलेट से डायरेक्ट PEP भी बन सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी, माइटोकॉन्ड्रियल PEP कार्बोक्सिक काइनेस।
इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई और फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया। अब यहाँ पे जो ऑक्सलेट था ये साइटोसोल में जाके क्यों कन्वर्ट हुआ है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, क्योंकि यहाँ पे NAD ज़्यादा थे, हमारे पास रिक्वायरमेंट जो थी NADH+H की वो साइटोसोल में ज़्यादा थी, तो इसीलिए ये सारा प्रोसेस ऑक्सलेट से फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट की कन्वर्जन का साइटोसोल में जाके हुआ, वरना तो ये ऑक्सलेट माइटोकॉन्ड्रिया में भी कन्वर्ट हो सकता है इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये सारे रिएक्शंस को यहाँ पे समराइज़ कर दिया गया है, जो कि हमने ये सारे स्टेप्स देख लिए हैं पीछे। पायरुवेट से किस तरह बाइकार्बोनेट आके अटैच हो रहा है और ATP इन्वॉल्व है, यहाँ पे ऑक्सलेट बन रहा है, ऑक्सलेट के बाद फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन रहा है, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट से 2-फॉस्फोग्लाइसरेट, फिर 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, ये सारे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जो हमने स्टेप्स देखे थे वही हो रहे हैं लेकिन रिवर्स। ये जो रेड से स्टेप शो किए गए हैं, ये वाला, ये और ये, तो ये दिखाया गया है ये इरिवर्सिबल स्टेप्स थे, और ये लास्ट में समरी दी गई है 2 पायरुवेट फॉर ATP to GTP। अब ये जो पायरुवेट थे ये 2 थे हर जगह, 2 पायरुवेट हमारे पास होंगे तो जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, तो 2 पायरुवेट 4 ATP 2 GTP 2 NADH+, 2 हाइड्रोजन आयन 4 वाटर मॉलिक्यूल, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज, 4 ATP की ADP में कन्वर्जन, GTP की GDP में कन्वर्जन, 6 फॉस्फेट का रिलीज़, यहाँ से 4 फॉस्फेट ग्रुप निकल रहे हैं और यहाँ से 2, और इसके अलावा 2 NAD पॉजिटिव हमें मिल रहे हैं, NADH से NAD में कन्वर्जन। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो कि पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकते हैं या सिट्रिक एसिड साइकिल के जो मॉलिक्यूल्स बीच में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं उनमें कन्वर्ट हो सकते हैं, फिर वो आगे फर्दर ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं। पायरुवेट की फॉर्मेशन कौन कौन से कंपाउंड करवा सकते हैं, कौन कौन से अमाइनो एसिड करवा सकते हैं, एलेनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरीन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये सब क्या करवाएंगे, ये सब पायरुवेट की फॉर्मेशन करवाएंगे एंड देन पायरुवेट से ग्लूकोज बनेगा। अल्फा कीटो ग्लूटरेट की फॉर्मेशन कौन कौन करवाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, फ्यूमरेट और ऑक्जेलो एसीटेट, ये सारे इंटरमीडिएट हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के, क्रेब्स साइकिल के। तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट की कौन फॉर्मेशन करवा रहा है, आर्जिनिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, हिस्टिडीन एंड प्रोलीन। सक्सिनाइल कोएंजाइम A की कौन फॉर्मेशन करवाएगा, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, वेलिन। फ्यूमरेट कौन से कंपाउंड बनवाएंगे, फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन। ऑक्जेलो एसीटेट की फॉर्मेशन कैसे होगी, एस्पैरेजिन और एस्पार्टेट से। इसके अलावा 2 और अमाइनो एसिड्स हैं, ल्यूसीन एंड लाइसिन, वो इन सब प्रोसेसेस में इन्वॉल्व नहीं, यानी उससे हम ग्लूकोज नहीं बनवा सकते क्योंकि उसमें लेस कार्बन है एज़ कम्पेयर टू दीज कंपाउंड्स, जो कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन में हेल्पफुल नहीं है। इन मॉलिक्यूल से या तो ग्लूकोज बनेगा या लीवर में ग्लाइकोजिन की फॉर्म में ये मॉलिक्यूल्स क्या करवाएंगे, ग्लाइकोजिन की फॉर्मेशन भी करवा सकते हैं, ग्लूकोज या ग्लाइकोजिन। ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस दोनों एक दूसरे के उलट हैं, अपोजिट रिएक्शंस हैं। एक में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है और पायरुवेट बन रहा है, और दूसरे में ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट से हम ग्लूकोज बना रहे हैं, तो इसकी रेगुलेशन भी रेसिप्रोकल होगी। जैसे ग्लाइकोलिसिस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है, और कब बनता है, कौन इसे इनिशिएट करवाता है या एक्टिवेट कौन करवाएगा, F26BP फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट में है, तो इसकी फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी।
AMP ज़्यादा अमाउंट में है तो इसकी फॉर्मेशन होगी, यानी ये साइकिल आगे कंटिन्यू रहेगी, एक्टिव रहेगी। ATP अगर बहुत ज़्यादा है तो ये साइकिल रुक जाएगी, सिट्रेट के प्रेजेंस में ये साइकिल रुक जाएगी, और प्रोटॉन के प्रेजेंट में यानी H आयन के प्रेजेंट में ये साइकिल रुक जाएगी। अब अगर हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस करवानी यानी फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनवाना है, तो यहाँ पे अगर AMP आ जाएगा, AMP की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ये इस साइकिल को इनहिबिट कर देगा, इस रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा। इसी तरह F26BP फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इस साइकिल को इनहिबिट करवाएगा। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में ये एक्टिवेट करवा रहा था और ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये इनहिबिट करवाएगा। इसी तरह सेवरल स्टेप्स होंगे और अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बन रहा है, तो इसकी भी फॉर्मेशन यही वाला एंजाइम इंक्रीज़ करवाएगा। फ्रुक्टोज 1,6, अच्छा यहाँ पे 2,6 है, यहाँ पे 1,6 है, 1,6 बिसफॉस्फेट यहाँ पे इसको इनिशिएट करवाएगा, रेगुलेट करेगा, इंक्रीज अमाउंट में बनवाएगा। और अगर ATP ज़्यादा है या एलेनिन ज़्यादा है तो ये इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देंगे। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट से ऑक्सलेट बनवाना है तो एसिटाइल कोएंजाइम A इस साइकिल को एक्टिवेट करवा रहा है, इस प्रोसेस को एक्टिवेट करवा रहा है। ADP अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो इसे इनहिबिट करवा देगा। इसी तरह ऑक्सलेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनवाना है, ADP ज़्यादा है तो वो एज अ इनहिबिटर यहाँ पे वर्क करेगा, और इस तरह ये प्रोसेस रेगुलेट होंगे। अमाइनो एसिड्स की हमने बात कर ली। अमाइनो एसिड्स के बाद आते हैं फैटी एसिड्स की तरफ। फैटी एसिड्स में अगर हमारे पास कार्बन इवन नंबर में है, जैसे 4, 6, 8, तो ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं करवा सकते। और अगर ऑड नंबर में है, जैसे 3, 5, 7, 9, कार्बन चेन ये है तो ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो फैटी एसिड्स इवन नंबर्ड कार्बन फैटी एसिड्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज सिंस ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म दे यील्ड ओनली एसिटाइल कोएंजाइम A। सिर्फ जब इनकी ब्रेक डाउन होती है तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाते, यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन ये नहीं करवा सकते, विच कांट बी यूज एज ए ग्लूकोज प्रीकर्सर। और फैटी एसिड्स ऑक्सीडेशन डस contribute in that it provides ATP and NADH needed to fuel ग्लूकोनियोजेनेसिस। लेकिन फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन से जब हमारे पास ATP रिलीज़ होते हैं और NADH रिलीज़ होते हैं तो ये NAD और ATP और NADH पॉजिटिव ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज बनवाने में एज अ फ्यूल के वर्क कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट ओड नंबर्ड कार्बन फर्स्ट प्रोपायोनाइल कोएंजाइम A कन्वर्टेड टू, प्रोपायोनाइल का मतलब है 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। पहले ये कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A में, फिर ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिट्रिक एसिड की साइकिल में इंट्रोड्यूस हो सकता है और उसके प्रोसेस को आगे फॉलो अप करवाएगा, और फिर क्या होगा, वहाँ से हमें इसका ग्लूकोज का ये जो प्रोसेस है पूरा कंटिन्यू होगा और ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, which enters the cycle past the decarboxylation steps. Thus one can synthesize glucose from odd chain fatty acids. तो यहाँ हम odd chain से सिंथेसिस कर सकते हैं ग्लूकोज की, और इवन से नहीं हो सकती। इवन चेन या ऑड चेन के प्रोसेस में जो ATP या NADH पॉजिटिव आते हैं वो उसको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लाइसरोल जो कि क्या है, फैटी एसिड्स हैं। एक फैटी एसिड्स में हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है फैटी एसिड्स का और ग्लाइसरोल का, विच कैन बी जनरेटेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल यानी कि फैट टू यील्ड फ्री फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की जब हाइड्रोलिसिस होती है, ये ब्रेक होता है, तो ये कौन कौन से मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, यहाँ से फैटी एसिड्स अलग हो जाते हैं और ग्लाइसरॉल अलग हो जाता है। तो ये जो ग्लाइसरॉल है ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन में एक एक्सेलेंट सबस्ट्रेट है। ग्लाइसरॉल में
एटीपी इन्वॉल्व होगा और वो एडीपी में कन्वर्ट होके इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरोल काइनेस ग्लाइसरोल कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट में। फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो रहा है इसमें, और फिर फर्दर रिएक्शन होगा NADH पॉजिटिव में NADH प्लस H में कन्वर्ट होके कौन सा एंजाइम है, ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, और कन्वर्जन हो रही है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की इनटू डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। तो ये डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज में या लेक्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। और लेक्टेट की हमने अभी पीछे देख ली, लेक्टेट भी किस तरह जाके ग्लूकोज की या फॉस्फोइनोल पायरुवेट की पहले फॉर्मेशन करवा रहा है और उससे फिर ग्लूकोज किस तरह बनेगा। तो ग्लाइसरोल से भी हम क्या बनवा सकते हैं, ग्लूकोज बनवा सकते हैं। Up till now we have covered glycolysis and gluconeogenesis. In the next video lecture we will continue with pentose phosphate pathway, जिसको हेक्सोमोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं। और ये क्यों करवाते हैं, NADPH की फॉर्मेशन के लिए और राइबोज 5 फॉस्फेट की फॉर्मेशन के लिए। राइबोज 5 फॉस्फेट से फिर न्यूक्लियोटाइड बनेंगे और वो RNA और DNA की साइंथेसिस में हेल्प करेंगे। तो इसको हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।